हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। चलो अब बात करते हैं वल्चर्स के बारे में। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वल्चर्स। वल्चर किस प्रकार का स्पीशी होता है, किस प्रकार का जानवर होता है? मतलब आप उसको टेरेस्ट्रियल कहोगे, एक्वेटिक कहोगे कि एवियन कहोगे? एवियन। और कौन से धर्म में ऐसा माना जाता है कि डेड बॉडी को वल्चरों को दे दो खाने के लिए? पारसीस है ना। और पारसीस इंडिया में बोला जाता है। वैसे वो धर्म का नाम क्या होता है? ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। ठीक है। और वो कहाँ पर ऐसा फीड करवाते हैं वल्चर को, डेड बॉडीज को? कौन सी जगह कहते हैं उनके शमशान घाट को? कौन सा टावर? साइलेंस टावर। वेरी गुड। ठीक है। तो इंडिया इज द मोस्ट फेवरेबल रीजन फॉर वल्चर्स। अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, हिंदूज डू नॉट ईट काउस विच दे कंसिडर सीक्रेट, एंड व्हेन अ काउ डाइज इट इज लेफ्ट टू बी फेड ऑन बाय वल्चर्स। गिद्ध को छोड़ दिया, मतलब गिद्ध के लिए छोड़ दिया जाता है इनको खाने के लिए, काउस के कैरकास को, डेड बॉडीज को। अब इंडिया के अंदर बड़ी सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी है। ठीक है। अब वो सारे जानवर जो मरते हैं ना, तो हिंदुस्तान में वल्चर्स को खाने की कमी तो नहीं है, भर भर के खाना है, क्योंकि डेड बॉडी भर भर की है तो भर भर के खाना है। भारत के अंदर आपको 9 स्पीशीज वल्चर की देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इतना खाना अवेलेबल होने के बावजूद भी, इतनी सारी टाइप्स ऑफ स्पीशीज होने के बावजूद भी, दे आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू वेटनरी ड्रग कॉल्ड डाइक्लोफिनेक। ये वाला मुद्दा शुरू हुआ था 2017-2018 के आसपास, और सबको उम्मीद थी कि 2018 के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन नहीं आया अभी तक यूपीएससी में ऐसा कोई क्वेश्चन। डाइक्लोफिनेक। अब क्या है, जब ये दवाई जब वल्चर्स को दी गई थी ना, हम सबकी बॉडी में किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। जैसे आप खाना खाते हो, उसको ब्रेक डाउन करके हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके उस खाने को तोड़ तोड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन उससे भी पहले, मतलब एक पाचन शक्ति तो होती है सबकी बॉडी के अंदर कि किसी भी चीज़ को वो तोड़ सके छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है। लेकिन जब डाइक्लोफिनिक वल्चर्स को दी जाती है, तो ऐसा देखा गया उनके अंदर कि उनके पास कोई एंजाइम है ही नहीं इस डाइक्लोफिनिक को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो वो एक प्रकार से उनको दिक्कत देता है। तो समझते हैं डाइक्लोफिनिक का पूरा मुद्दा और इंडियन वल्चर क्राइसिस। डाइक्लोफिनिक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है जो कि लाइफस्टॉक को दिया जाता है। मतलब जब इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की बात हो रही है, यानी कि किसी भी जानवर को, पशु पक्षी को अगर किसी भी प्रकार की जलन हो रही है, कोई चोट लग गई है, कोई झंझनाहट हो रही है, घुटने में दर्द हो रहा है, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है, बॉडी एक हो रही है, तब उनको ये दवाई दी जाती है। एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, अगर जलन हो रही है। ठीक है। और जैसे इंसानों के अंदर एक चीज़ होती है ना, जब आप कुछ मिर्ची वाला खाना अगर खा लो और आपकी एसिडिटी बन जाए तो खट्टी डकारें आती हैं, जैसे, तो एनिमल्स के अंदर भी ये वाली चीज़ होती है। कभी कभार उनकी पाचन शक्ति जब बिगड़ती है तो उनको भी खट्टी डकारें आती हैं, और जिसकी वजह से उनके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर जो एक फूड पाइप, फूड ट्रैक्ट होता है, उसमें जलन सी महसूस उनको काफ़ी ज़्यादा होती है। और वो जलन कभी कभार इस प्रकार से होती है कि उनके पेट के अंदरूनी हिस्से में कुछ जानवरों के छाले पड़ जाते हैं। ठीक है। तो अंदरूनी हिस्से में, मतलब अंदर की तरफ से पेट के अंदर छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एनिमल कुछ भी खाता है तो उसका या तो पेट खराब हो जाता है या वो वॉमिट आउट करके उस चीज़ को निकाल देता है। तो ये बुखार को ठीक करने के लिए या किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए, अगर वो किसी बीमारी के साथ एसोसिएटेड है या कोई चोट लग गई अगर किसी पशु पक्षी को। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो वल्चर्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एक प्रकार से डैमेज हो जाता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके जलन होती है, वो फूड को ब्रेक डाउन कर नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ यूरिक एसिड सिक्रीशन इन वल्चर्स। उनकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, उनको जलन होती है, और बॉडी से एक्सक्रीटा को रिलीज करने में उनको
काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। अब जो ये चिप्स स्पीशीज़ हैं, दे वर द मोस्ट अफेक्टेड बाय डाइक्लोफिनिक, मतलब जो इस प्रकार के जो गिद्ध वाले जो स्पीशीज़ होते हैं, जो उड़ने वाले होते हैं और जो फीड करते हैं कैराकासिस पे, उनको हम लोग जिप्स स्पीशीज़ कहते हैं। मतलब इसको कॉमनली वल्चर्स ही कहा जाता है, वल्चर्स या वल्चर के साथ जुड़े हुए जो स्पीशीज़ होते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ वाइट रम्ड वल्चर, हम हर प्रकार के वल्चर को देख चुके हैं। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक वेटलैंड वाला चैप्टर जब मैं करवा रहा था, तब मैं आपको बता रहा था कौन कौन से वल्चर कहाँ मिलते हैं, कौन से वेटलैंड में मिलते हैं, ठीक है। हमने तब सारे वल्चर्स देख लिए, मैं आपको फिर से दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप कुछ आंकड़ों पे फोकस करो। जो वाइट रम्ड वल्चर है उसकी पॉपुलेशन जो है इट फेल 99.7%, देख रहे हो, ऑलमोस्ट इट वॉज एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन बिटवीन 1993 एंड 2002। जो पॉपुलेशन है इंडियन वल्चर की और स्लेंडर वेल वल्चर की, इट फेल बाय 97.4। तो भाई इनको तो देखना बनता है कि भाई ऐसी कौन सी वल्चर इनके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। एक है आपका वाइट रम्ड वल्चर, ये आपका वाइट रम्ड वल्चर 99.7% स्पीशीज़ इनकी लगभग एक डिकेड के अंदर ख़त्म होने की तादाद पर थी। फिर इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इनके साथ भी सेम यही था। इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, वल्चर 97.4% इनकी भी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होने की तादाद पर थी। अकॉर्डिंग टू 8th क्लास NCERT मोर देन 8 करोड़ बच्चा डाइड। अच्छा, मतलब अच्छा आप नंबर दे रहे हो 8 करोड़, कौन सी वाली, मतलब टोटल वल्चर? अच्छा, इंडियन वल्चर 8 करोड़ से भी ज़्यादा मर गई थी। अच्छा। एंड 2 अदर स्पीशीज़ ऑफ जिप्स वल्चर जो है, हिमालयन वल्चर और यूरेशियन ग्रिफॉन, दे वर लेस इफेक्टेड बिकॉज दे कम टू इंडिया ओनली इन विंटर्स। ये बाहर से आती हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हिमालयन वल्चर और दूसरी आपकी कौन सी बात हो रही है यहाँ पर, यूरेशियन ग्रिफॉन। ठीक है, ये से अफेक्ट नहीं हुई थी। तो दे आर एक्सक्लूसिवली माउंटेन ड्वेलिंग, मतलब इसकी बात हो रही है हिमालयन वल्चर की और यूरेशियन ग्रिफॉन की, एंड हेंस लेस वल्नरेबल टू डाइक्लोफिनिक कंटेमिनेशन। ये होता है डाइक्लोफिनिक, मतलब किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकता है, लेकिन डाइक्लोफिनिक को अगर आप वल्चर के कंटेक्स्ट में अगर देखना चाहो तो एक दवाई जो इनको दी जाती थी बेसिकली, उसकी वजह से जो इनकी मृत्यु होना स्टार्ट हो गई थी। वल्चर्स बहुत ज़्यादा तादाद में मरने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जो है इनका वो बढ़ गया था इस डाइक्लोफिनिक दवा की वजह से। और जैसा कि गौरव हमें बता रहा है, फिगर दे रहा है, 8 करोड़ से ज़्यादा वल्चर मरी पिछले एक डिकेड के अंदर, है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डीपॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स, अगर वल्चर्स ख़त्म होने लग जाएं या लुप्त हो जाएं तो इसके क्या परिणाम होंगे। जो वल्चर्स हैं, दे प्रीवियसली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक सैनिटेशन। अब पब्लिक सैनिटेशन कैसे, जो कैरकासेस होते हैं उन पर फीड करते हैं तो डेड बॉडीज़ गायब हो जाती है ना, तो वहाँ पर स्मेल नहीं आएगी, डिसीजेज नहीं पनपेंगे, और कुछ जो कीड़े मकोड़े जो ज़्यादा पनप सकते हैं किसी डेड बॉडी पे फीड कर या लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। डेड बॉडी की एक जो स्मेल है उसको मतलब उसके डेड बॉडी की जो स्मेल जो आसपास रिलीज होती है इन्वायरमेंट के अंदर,
या कोई भी अगर बीमारी फैल गई, वल्चर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कैरकासिस के ऊपर वो फीड करते हैं, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है ऑटोमेटिकली क्लीन होता है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है पब्लिक सैनिटेशन। एंड द डिसअपीयरेंस हैज रिजल्टेड इन एन एक्सप्लोजन ऑफ रेट्स, वाइल्ड डॉग्स एंड स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि 2015 तक की बात करो तो फिर जब इन सारी चीज़ों को डील करने में जो एडिशनल कॉस्ट किसी भी कंट्री को बियर करनी पड़ती है, स्पेशली जो भारत को बियर करनी पड़ी, वो था 25 बिलियन US डॉलर। अब 25 बिलियन, सॉरी ये जो आंकड़ा छोड़ो, मतलब नंबर छोड़ो, 1700 बिलियन रुपए या फिर 25 बिलियन US डॉलर, 25 बिलियन हाँ US डॉलर, ये जो है यहाँ पर अगर बीमारियाँ पनपेगी, लोग बीमार होंगे, खर्चा होगा, वाइल्ड डॉग्स और चूहे जो कि और बीमारियाँ फैलाएंगे, इन 3 चीज़ों के साथ या और भी रिजल्टेंट चीज़ों के साथ डील करने के लिए जो एडिशनल पैसा बियर करना पड़ेगा, वो वाले पैसे को बचाने का काम ऑटोमेटिकली वल्चर कर रहे थे। तब वल्चर की कीमत समझ में आई नहीं, और जब ये सरकारों को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा इन 3 चीज़ों को डील करने के लिए, वाइल्ड डॉग्स, रेट्स एंड स्प्रेड ऑफ डिसीजेज ड्यू टू कैरकासिस ऑफ वेरियस एनिमल्स, एंड वल्चर सब उन पर थे नहीं फीड करने के लिए, तब समझ में आया कि वल्चर जो है वो कितने इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। जो डेड बॉडीज़ पहले वल्चर खा लेते थे, वो अब गांव के खेतों में पड़ी पड़ी सड़ती रहती थी, जिसकी वजह से जो पीने का पानी था वो भी दूषित हो जाता था। अब दीज न्यूली अबेंडेंट स्कैवेंजर्स, दे आर नॉट एज एफिशिएंट एज वल्चर्स। वल्चर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, इट इज़ अ ट्रू डेड एंड फॉर पैथोजेंस, बट डॉग्स और रेट्स जो हैं दे बिकम कैरियर्स ऑफ द पैथोजेंस। वल्चर तो मतलब खा लेते हैं, और वो क्या कहते हैं, उसी के साथ साथ वल्चर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जब वो किसी कैरकासिस पे डेड बॉडी पे फीड करते हैं, तो उसी के साथ साथ वो सारे जो पैथोजेंस होते हैं वो भी लुप्त हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जो दूसरे मैमल्स होते हैं, दे ऑल्सो कैरी आउट डिसीजेज फ्रॉम रॉटिंग कैरकासेस, जो सड़ जाती हैं जो डेड बॉडीज, सच एज कुत्ते जैसे कैरी करते हैं रेबीज़ को, ठीक है, एंथ्रेक्स, प्लेग जैसी बीमारी जो होती हैं, एंड दीज डिसीजेज आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन डेथ। इन सब का ध्यान कौन रख रहा था, इन सबको चेक कौन कर रहा था, वल्चर। ठीक है, अब इंडियन वल्चर्स के कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम लोग बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली वल्चर स्पीशीज कौन कौन सी हैं? एक है वाइट रम्ड वल्चर, वाइट बैट वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, वाइट बैट वल्चर, रूबेल्स वर्चल वल्चर, जो थी रूबेल्स वल्चर। उसके बाद है आपका इंडियन वल्चर, इंडियन वल्चर, फिर आपका स्लेंडर बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर। ये सारी की सारी क्या है, IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड कौन सी है? केप वल्चर, केप्ड वल्चर, ये एंडेंजर्ड। फिर नियर थ्रेटेंड है हिमालयन वल्चर,
हिमालयन वल्चर नियर थ्रेटेंड। लीस्ट कंसर्न है ग्रिफॉन वल्चर। ग्रिफॉन वल्चर अब हम बात करते हैं ये कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स की। वाइट रम्ड वल्चर। वाइट रम्ड वल्चर जो है इट वॉज वेरी कॉमन स्पेशली इन द गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, ऑफन सीन नेस्टिंग ऑन एवेन्यू ट्रीज विद द लार्ज सिटीज इन द रीजन। ठीक है, ये आपको शहरों वगैरह में भी देखने को मिल जाएगी। और गैंजेटिक प्लेन्स जो है इंडिया के यानी कि आपका यूपी और बिहार वाले से वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर वाइट बैक्ड वल्चर ये है, रोपल्स वल्चर ये है, इंडियन वल्चर जिसको आप लोग जिप्स इंडिकस भी कहते हो, साइंटिफिक नेम होता है इसका। और इंडियन वल्चर जो है इट इज़ फाउंड ओनली टू द साउथ ऑफ द गैंजेस एंड इट ब्रीड्स ऑन क्लिफ्स, मतलब ऊंचाइयों पर बैठ के, मतलब अपने जो मील होता है, जो भी बॉडी होती है उसको थोड़ी सी ऊंचाई पे लेकर जाकर खाना पसंद करती है वाली वल्चर। स्लेंडर बिल्ड वल्चर। स्लेंडर बिल्ड वल्चर जो है इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन्स एंड इनटू द साउथ ईस्ट एशिया। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें जिस वल्चर के बारे में थी आपको बता रहा है। उसके बाद अगर आप बात करो एंडेंजर्ड वल्चर्स के बारे में, तो ये आपको के वल्चर देखने को मिलती है। नियर थ्रेटेंड जो है हिमालयन वल्चर या फिर हिमालयन ग्रिफन वल्चर। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द हिमालयस एंड द एडजॉइनिंग तिब्बतन प्लेट्यू। रिसेंटली जो हिमालयन ग्रिफन वल्चर है इसको देखा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम एट द पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु के अंदर है। ये साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है। लीस्ट कंसर्न जो है वो है ग्रिफन वल्चर। तो भारतीय सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए, जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वाइट बैट लॉन्ग बिल्ड इंडियन वल्चर का और या फिर स्लेंडर बिल्ड वल्चर का, इसको अपग्रेड कर दिया गया था फ्रॉम शेड्यूल 4 से उठाकर डायरेक्टली शेड्यूल 1 में ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिल गई। दिस स्पीशीज इज अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। क्यों, यहाँ पर अगर आप देखो ये आंकड़े याद है, कहाँ गया, वाइट रम्ड वल्चर 99.7% जो पॉपुलेशन थी वो लुप्त हो गई, और इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर 97.4% इस वजह से। ठीक है, उसके बाद वल्चर रेस्टोरेंट्स वर क्रिएटेड जहाँ पर टेबल्स आर रिजर्व ओनली फॉर द यूनिक एंड द रेयर वल्चर्स बाय महाराष्ट्र एंड पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा वल्चर रेस्टोरेंट्स। इनके खाने की जगह, इनके फीड करने की जगह ऐसे। पंजाब में जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, कि एक जगह पर आके फीड करें, इधर उधर ना जाएं, क्योंकि कुछ बीमारियां लग सकती हैं किसी जगह पर किसी गलत कैरेकास को खाकर, तो सही कैरेकास इनको दिया जाएगा खाने के लिए। उसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इट लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद वल्चर सेफ जोन्स जो हैं ये बनाए गए थे टू कंजर्व द रिमेनिंग पॉपुलेशन एंड फैसिलिटेटेड री इंट्रोडक्शन ऑफ वल्चर्स इनटू द वाइल्ड फ्रॉम वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स। ठीक है, कि मतलब पहले तो इनको सेंटर्स में रखा जाता था, जैसे कि मैं आपको क्रोकोडाइल के बारे में बात बता रहा था, फिर दोबारा वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही वल्चर सेफ जोन्स जो है वो बनाए गए थे कि पहले जब तक इनको रेस करा जा रहा है, वल्चर के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पहले बड़ा करो और अच्छे से ब्रीड करो, जब उनकी हेल्थ और वगैरह सब कुछ इंश्योर हो जाए, न्यूट्रिशन वगैरह इंश्योर हो जाए, फिर उनको वाइल्ड में छोड़ दो, ये देखते हुए कि किसी प्रकार का इनमें डिजीज़ तो नहीं है, या फिर जैसे हम लोग इनको नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ेंगे तो किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं लगा लेंगे। ठीक है, तो ये वल्चर सेफ जोन्स होते क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर बात चलती थी ना, वल्चर सेफ जोन्स जो हैं वो क्रिएट करे गए हैं ताकि रीइंट्रोड्यूस करा जाए वल्चर्स को इनटू द वाइल्ड फ्रॉम वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स। तो ये वल्चर सेफ जोन्स क्या होते हैं, जो एम है वल्चर सेफ जोन्स को डेवलप करने का, इट इज़ टू इस्टेब्लिश टारगेटेड अवेयरनेस एक्टिविटीज़ अराउंड 150 किलोमीटर रेडियस ऑफ वल्चर्स कॉलोनीज। जहाँ पर वल्चर्स रहते हैं उनके 150 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो है एक अवेयरनेस एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना, ताकि किसी भी प्रकार की डाइक्लोफिनिक दवाई या वेटनरी जो टॉक्सिक ड्रग है वो किसी भी ऐसे पशु पक्षी को ना दिया जाए कि उनकी बॉडी में वो डाइक्लोफिनिक दवाई या दूसरी वेटनरी जो टॉक्सिक ड्रग है वो समा जाए, और फिर जब उनकी मृत्यु हो तो वल्चर जब उसके ऊपर फीड करे तो वो डाइक्लोफिनिक दवाई या टॉक्सिक जो ड्रग है वो वल्चर की बॉडी में एंटर कर जाए और अल्टीमेटली वल्चर भी मर जाए। क्योंकि वल्चर अगर मरे तो वल्चर के ऊपर फीड करने के लिए
एज सच प्रोमिनेंटली कोई कुदरती रूप से कोई जानवर नहीं होता है। स्पेशली फीड करवाओ तो अलग बात है, फिर वो डेड बॉडीज़ को गाड़ते फिरो और उनको ठिकाना लगाते फिरो, फिर वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन वल्चर्स जो है वो ऑटोमेटिकली किसी भी डेड एनिमल की बॉडी पर फीड करते हैं और ज़ोरोआस्ट्रियन रिलीजन के अंदर वो ह्यूमन बॉडी पे भी फीड करते हैं। लेकिन वल्चर्स अगर 8 करोड़ तक अगर जैसे मर गए थे, और इंडियन वल्चर 8 करोड़ तक अगर मर गई थी, तो इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ के ऊपर कौन ही फीड करेगा एनवायरनमेंट के अंदर, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एरिया सराउंडिंग 50 to 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो क्या होंगी? मिनिमम डाइक्लोफेनिक प्रेवलेंस, ensuring food supplies, awareness and advocacy, monitoring vulture population. एरिया जहाँ पर वल्चर जो है दे आर ब्रीडिंग इन नेचुरल हैबिटेट, एक्टिविटीज़ क्या होंगी? ensuring continuous food supply, no डाइक्लोफेनिक प्रेवलेंस, monitoring vulture population, awareness and advocacy. तो ये जो वल्चर सेफ्टी जोन्स हैं ये कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में जो फैले रहते हैं, कवरिंग जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड, दुधवा फॉरेस्ट रिजर्व एंड करतामिया घाट फॉरेस्ट रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर के आसपास है। नेपाल जो है इट हैज़ ऑलरेडी सेट अप वल्चर सेफ्टी जोन्स ऑन द इंडियन बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जैसे कोर एरिया और बफर एरिया और वो सब होता है ना जब हम टाइगर की प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये होगा कोर जोन। यहाँ पर किसी भी प्रकार की डाइक्लोफिनिक दवाई नहीं होनी चाहिए। इससे बाहर निकलो अगर 50 किलोमीटर से बाहर 50 to 150 किलोमीटर, तो वो आपका यहाँ पर आता है एक बफर जोन, जहाँ पर मिनिमम डाइक्लोफिनिक प्रेवलेंस हो सकती है। मतलब इतनी होनी चाहिए कि जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनके अंदर सिर्फ 1% ही मैक्सिमम होनी चाहिए डाइक्लोफिनिक दवाइयाँ, क्योंकि डाइक्लोफिनिक जो है वो काफ़ी टॉक्सिक है वल्चर्स के लिए। और डाइक्लोफिनिक दवाई क्यों दी जाती है बाकी जानवरों को? क्यों दी जाती है? जॉइंट पेन या कोई बीमारियां हो जाए या चोट हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो, जलन मच रही हो, तो इस वजह से। ठीक है, नेपाल ने वल्चर सेफ्टी जोन जो है सेटअप कर रखे हैं इंडियन बॉर्डर्स के आसपास, क्योंकि वो माइग्रेट करती रहती है वल्चर्स, कभी नेपाल कभी इंडिया, कभी इंडिया कभी नेपाल। ठीक है, तो 8 सेफ जोन्स फॉर वल्चर्स आर पिंजोर वल्चर सेफ्टी जोन हरियाणा, दुधवा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यूपी के अंदर है। उसके बाद बक्सवाहा इन बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, सेंट्रल गुजरात, सौराष्ट्रन गुजरात, हजारीबाग झारखंड, राज भटकावा वेस्ट बंगाल और मजूली आइलैंड असम। ठीक है, अब एक एक्शन प्लान लॉन्च करा गया था वल्चर कंजर्वेशन के लिए 2006 में। इट वॉज रिलीज टू सेव द वल्चर फ्रॉम पॉसिबल एक्सटेंशन। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? रिमूवल ऑफ द मेन कॉजेटिव एजेंट फॉर वल्चर मोर्टेलिटी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है वल्चर की मृत्यु के लिए, उसको हटाना एनवायरमेंट से, डाइक्लोफिनिक, एंड रेजिंग अवेयरनेस स्पेशली अमंग द यूजर्स ऑफ वेटनरी फॉर्मुलेशन, मतलब जो भी दवाइयाँ बनाते हैं जानवरों के लिए। वेटनरी ट्रीटमेंट जानते हो ना, वेटनरी डॉक्टर किसको कहा जाता है या टर्म वेटनरी किसके एसोसिएटेड है? एनिमल्स के इलाज के साथ, है ना। और वेटनरी डॉक्टर कौन होते हैं? जो कि इंसानों का इलाज करते हैं, एनिमल्स का, या फिर बोथ से जानवरों का जो इलाज करते हैं, है ना। वेरी गुड। तो अवेयरनेस रेज करना उनके अंदर कि जो तुम दवाइयाँ बना रहे हो उसको अच्छे से टेस्ट करो, कि ऐसा ना हो तुम बाकी कैटल को तो बचा पाओ लेकिन जब उनकी मृत्यु हो तो फिर उसके ऊपर जो फीड करने वाली जो वल्चर पॉपुलेशन हो वो मर जाए। जितने एनिमल्स भी नहीं मरे उससे ज़्यादा पता चला वल्चर मर गए। ठीक है, मतलब खाना खाती फूड पॉइजनिंग हो गई उनको डेड बॉडी के ऊपर फीड करते ही, और लुप्त हो गई उनकी स्पीशीज़। फिर बाकी को कि डेड बॉडीज़ को एनवायरमेंट से क्लीन कौन करेगा, हटाएगा कौन? उसके बाद एक एक्शन प्लान वल्चर कंजर्वेशन के लिए इंडिया में लॉन्च करा गया था 2020 से लेकर 2025 तक। देखो, जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो और जिस साल में आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो और वहाँ तक वो एक्शन प्लान या कोई भी चीज़ चल रही होती है तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। अब जैसे ये वाला एक्शन प्लान 2020 से लेकर 2025 तक का है, तो यानी कि जब तक आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल PDF आएगी, तब तक प्लान वैलिड रहेगा ना। तो इसके बारे में मेन मतलब फोकस करा करो मेन,
कि इसको याद करके आप जाओ, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस की आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हो। तो लेटेस्ट चीज़ें भी यूज़ करा करो, लेटेस्ट चीज़ें बल्कि ज़्यादा यूज़ करा करो। तो एक्शन प्लान जो है, ये जो एक्शन प्लान है फॉर वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया, इस प्रोजेक्ट को 2025 तक एक्सटेंड करा गया था। ये जो पहले एक्शन प्लान जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 तक का, इसको इसी को बाद में एक एडवांस वर्जन के तौर पर एक्सटेंड करा गया था। तो इट एम्ड एट नॉट जस्ट हॉल्टिंग द डिक्लाइन, जो सिर्फ रोकना नहीं है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को, बट टू एक्टिवली इंक्रीज द वल्चर नंबर्स इन इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इंश्योर्स द सेल ऑफ वेटनरी NSAIDs, ताकि उनको अच्छे से रेगुलेट करा जाए। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, मतलब बेसिकली वल्चर्स, मतलब ये जो वल्चर्स को हार्म कर सकती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो क्या मैं डाइक्लोफिनेक को भी इस कैटेगरी में रख सकता हूँ? वो भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, नॉन स्टेरॉयडल। अब ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, इसको ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं, वैसे अलग अलग प्रकार के, जिसको आप आम भाषा के अंदर क्या कहते हो? पेन किलर्स, है ना, पेन किलर। तो ये देखा जाए कि ये स्ट्रिक्टली तरीके से रेगुलेट हो, मतलब बनाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, रेगुलेशन इस तरीके से कि यार हर एक एनिमल के ऊपर इनका असर ठीक होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी आपने देखा ना, पहले भी ये बोल रखा था एक्शन प्लान के अंदर से पहले वाला, कि जो वेटनरी जो ये दवाइयाँ जो बनती हैं एनिमल्स वगैरह के लिए, उनको ये अच्छे से टेस्ट करके देखा जाए, उनमें दवाइयाँ बनाने वालों में अवेयरनेस रेज करी जाए, ठीक है। उसके बाद है आपका टू कैरी आउट सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ अवेलेबल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेटनरी NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऑन वल्चर्स, और नए मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस करना मार्केट के अंदर ओनली आफ्टर दे आर अप्रूव्ड टू बी सेफ फॉलोइंग सेफ्टी टेस्टिंग ऑन वल्चर्स। तो इट इंक्लूड्स ड्रग्स अदर देन डाइक्लोफेनेक्स दैट आर टॉक्सिक टू वल्चर्स लाइक एसिक्लोफिनिक दवाई, केटोप्रोफेन दवाई, इसको बैन कर दिया गया था वेटनरी यूज़ के लिए बाद में। तो इट कवर्स ऑल 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स, जो कि इंडिया के अंदर भी देखने को मिलती है आपको, एंड इट इंक्लूड्स रेड हेडेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर इन द वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स। एंड रेड हेडेड वल्चर ये है, इसको अगर मैं आपको दिखाऊँ, रेड हेडेड वल्चर, और फिर है आपका इजिप्शियन वल्चर। ठीक है। उसके बाद टू हैव एटलीस्ट वन वल्चर सेफ जोन इन ईच स्टेट, हर एक स्टेट में एक वल्चर सेफ जोन होना चाहिए, क्योंकि वल्चर तो हर जगह ही होती हैं, हर जगह फीड करने आती हैं, ठीक है। उसके बाद डाइक्लोफिनेक का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? यार एनिमल्स को यार दर्द वगैरह के लिए कुछ तो दवाई देनी पड़ेगी ना। तो ये जो है, ये जो ड्रग है, इट वॉज बैंड फॉर वेटनरी यूज़ इन इंडिया इन मार्च 2006। रिप्लेसमेंट ड्रग जो है वो फटाफट से डेवलप कर लिया गया एंड प्रपोज आफ्टर टेस्ट ऑन वल्चर्स इन कैप्टिविटी। तो ये देखा गया कि हाँ, जो वल्चर्स को जिनको रखा गया था एक जगह पर, उनके ऊपर टेस्ट करा गया कि ये कहीं उनके लिए जानलेवा तो नहीं है। तो नहीं, ये सब कुछ ठीक था, वो ठीक था उसका सर। नाम था ड्रग का मेलोक्सिकैम, ठीक है, मेलोक्सिकैम। मेलोक्सिकैम जो है, इट अफेक्ट्स कैटल द सेम वे एज डाइक्लोफिनेक, मतलब दर्द वगैरह को दूर करता है, बट ये हार्मलेस है वल्चर्स के लिए। यानी कि जब ये एनिमल्स के अंदर एंटर करेगा और वो एनिमल्स जब मर जाएंगे और उनके अंदर अगर मेलोक्सिकैम अगर रह जाएगा, तो वल्चर अगर उस बॉडी पे फीड करेंगे, उस डेड बॉडी पे फीड करेंगे, तो डाइक्लोफिनेक क्योंकि उन जानवरों के अंदर थी और वो उन बॉडी पे फीड कर रहे थे, तो वो वल्चर मर रहे थे। लेकिन जिन एनिमल्स के अंदर मेलोक्सिकैम है, तो फिर वल्चर मरेंगे क्या? नहीं। Diclofenac for human use was still being diverted into veterinary uses through black markets in certain parts of India, ठीक है। ये तो फालतू की बात लिखी है कि इंसानों के यूज़ के लिए भी
वैसे तो जानवरों के लिए होती है, लेकिन इंसान का दर्द मिटाने के लिए एक तरीके से पेन किलर या पेन ऑइंटमेंट के थ्रू ये भी इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, ठीक है। तो इसको भी बाद में जब देखा गया तो इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। उसके बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर हंगुल कंजर्वेशन के बारे में, कश्मीरी स्टैग। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।